हेलो फ्रेंड्स, नमस्कारम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर उमेद में। एंड दोस्तों, आज काफ़ी लंबे समय के बाद में अपन अपनी जो सीरीज़ है सिविल इंजीनियरिंग की टेक्निकल सब्जेक्ट की शॉर्ट नोट्स के साथ में रिवीजन की, उसका इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट लेके आए हो, उसका पार्ट नंबर 1 अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, काफ़ी समय के बाद में ये सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ फिर से, बिकॉज़ बीच में कुछ कोविड की वजह से कुछ मतलब थोड़ा बीमार पड़ गया था। इस वजह से बीच में ये सीरीज़ का थोड़ा शट डाउन हो गया था, तो एक तरह से लॉकडाउन बोल सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आज हम इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, जिसमें कि जनरल इंट्रोडक्शन एंड टाइप ऑफ रेनफॉल, टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रेनफॉल, इन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और जो भी अपन रेनफॉल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एवरेज रेनफॉल का कैलकुलेशन होता है, उन सब के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर उमेद को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे कि आपको मेरा जो भी सीरीज़, जिस भी सब्जेक्ट, टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी सीरीज़ आती है, तो उसका आप को नोटिफिकेशन मिल सके। और तो दोस्तों, अभी अपना मेन फोकस पहले RSM SSB JN के लिए था, जो कि कंप्लीट हो चुका है और उसका पेपर आउट होने का भी सुनने में आ रहा है। तो हो सकता है कि दोबारा से पेपर रद्द करके दोबारा से एग्ज़ाम हो जाए। प्रोबेबल तो मेरा मानना यही है कि एग्ज़ाम अगेन होगा, री एग्ज़ाम होगा, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, अभी जो RPSC में अभी ACF का एग्ज़ाम है, और अभी टेक्निकल में लेक्चरर पोस्ट के लिए आया है। तो दोस्तों, ये शॉर्ट नोट सभी एग्ज़ामों के लिए, सारी PSC के लिए, SSC UPSC गेट के लिए, सभी के लिए वैलिड रहते हैं, क्योंकि ये नोट्स उसी हिसाब से बनाए गए हैं। तो एक बार फिर से दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर उमेद में। एंड स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्टिंग के। तो दोस्तों, वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन, ये सब्जेक्ट का मेरा शॉर्ट नोट्स था, जिसमें अपन WRE वाटर रिसोर्सेज के बारे में, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज अपन हाइड्रोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें कि दोस्तों, हाइड्रोलॉजी, व्हाट इज हाइड्रोलॉजी? हाइड्रोलॉजी इज द साइंस विच डील विद द सरफेस एंड सरफेस वाटर। तो दोस्तों, हाइड्रोलॉजी में अपन क्या करते हैं, जो कि अपना सरफेस वाटर है एंड सब सरफेस वाटर है, उन सब के बारे में जब अपन स्टडी करते हैं, उसके के बारे में अपन डील करते हैं। तो दोस्तों, नीचे आता है, अपन थोड़ा बात करते हैं सरफेस एंड सब सरफेस वाटर के लिए। तो वाटर साइकिल फर्स्ट ऑफ ऑल आता है, जिसमें वाटर साइकिल में जैसे कि यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि ये मेरा वाटर टेबल है, ये ग्राउंड वाटर टेबल है, जिसमें कि ये मेरा क्लाउड्स है, जिससे कि रेन प्रेसिपिटेशन हो रहा है। प्रेसिपिटेशन होने के बाद में दोस्तों, कुछ वाटर है उसमें से इवेपोरेशन हो जाता है, कुछ वाटर जैसे कि मेरा प्लांट्स है, प्लांट्स के लीव्स वगैरह पे ऊपर रुक जाता है, और उससे क्या है, वो इवेपोरेट हो जाता है, ट्रांसपायरेशन हो जाता है। और एक होता है दोस्तों इवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन। दोस्तों, जो प्लांट्स वाटर का यूज़ करते हैं, वाटर ग्राउंड से वाटर का यूज़ किया, और वो क्या किया, उनके भोजन बनाने में, खाने में जो भी यूज़ होता है, उसके बाद इवेपोरेट हो जाता है, उसको ट्रांसपायरेशन। तथा जो इवेपोरेशन भी होता है, ट्रांसपायरेशन होता है, रेन सीजन के दौरान प्लांट्स पे कुछ पानी रुक जाता है, और वो क्या करता है, इवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन दोनों को इंक्लूडिंग होता है। तो दोस्तों, ये इवेपो ट्रांसपायरेशन भी इसमें होता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन, वर्ल्ड वाटर बैलेंस। तो दोस्तों, इसमें ये अभी अपन ने डिस्कस किया था कि इवेपो ट्रांसपायरेशन है, ट्रांसपायरेशन है, इवेपोरेशन है। तो इन सब इस तरह से क्या होता है कि जो अपना प्रिसिपिटेट हो रहा है क्लाउड के थ्रू, रेनफॉल के थ्रू, या एनी टाइप ऑफ प्रिसिपिटेशन हो रहा है, जिससे कि क्या होता है कि वाटर का डिफरेंट डिफरेंट कैसे लॉसेस होता है, कैसे वाटर साइकिल चलता है। तो ये एक जनरल आइडिया था। तो दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं, इंटरसेप्शन लॉसेज। तो दोस्तों, इंटरसेप्शन लॉसेज में क्या था कि कॉट बाय द प्लांट, मतलब कि जब भी रेनी सीजन के दौरान जो भी इंटरसेप्शन लॉसेज क्या होता है कि रेन हुआ, रेन के दौरान जो भी प्लांट के द्वारा जो भी कॉटिंग, मतलब कॉट किया गया है,
उस पर जो 20% ऑफ द रेन, तो ये कितना होता है दोस्तों, ये 20% ऑफ द रेन होता है। बात करते हैं वर्ल्ड वाटर बैलेंस। तो दोस्तों अपन के पास में जो भी 100% वाटर है, वो 100% वाटर कितना 1400 मिलियन क्यूबिक मीटर क्यूबिक है, मिलियन क्यूबिक मीटर। तो दोस्तों टोटल वाटर ये है जिसमें से 97.5% होता है वो सॉल्टी वाटर है, तथा 2.5% होता है वही ड्रिंकेबल वाटर है, और 2.5% का भी 69% दोस्तों ग्लेशियर्स के अंदर है, एंड 31% अदर रिसोर्सेज के रूप में अपन का वाटर अवेलेबल है। तो टोटल एरिया कवर्ड बाई द वाटर ऑन द अर्थ, अर्थ मतलब कि टोटल अपना जो 100% एरिया है अर्थ पे, उसमें से 71% होता है जो वाटर के द्वारा कवर किया गया है। तो दोस्तों ये अपना वर्ल्ड वाटर बैलेंस हुआ, जिससे अपन को पता चला कि कितना वाटर अवेलेबल है, कितना ग्लेशियर्स में है, कितना अदर रिसोर्सेज में है, जैसे कि ट्यूबवेल है, वेल है, या पॉन्ड्स है उनमें है, या फिर दोस्तों कितना सॉल्टी वाटर है, कितना अपना ड्रिंकेबल वाटर है। तो दोस्तों आगे चलते हैं वाटर ईयर। वाटर ईयर क्या है कि मतलब कि अपन दोस्तों जैसे कि अपना फाइनेंशियल ईयर होता है कि कब से कब तक उसको इंक्लूड किया जाता है, कब से कब तक उसका पूरा फाइनेंस कैलकुलेट किया जाता है, उसी प्रकार वाटर ईयर अपन को जो भी वाटर की कैलकुलेशन करनी है कि इस साल में कितना बरसात हुआ, इसमें कितना रेनफॉल हुआ या प्रेसिपिटेशन हुआ, तो उसको अपन एक वाटर ईयर के नाम से जानते हैं, जिसका जून 1 से लेकर के मई 31 तक वाटर ईयर कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है दोस्तों कि वाटर ईयर कब से कब तक होता है, तो जून 1 से लेकर के 31 मई तक। वाटर बजट इक्वेशन, वाटर बजट इक्वेशन दोस्तों, वाटर बजट इक्वेशन होता है बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द मास। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ द मास के ऊपर बेस्ड है। अब दोस्तों आगे अपन चलते हैं, तो दोस्तों ये शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स में अपन क्या है कि शॉर्टली रिवीजन करेंगे, फुल डिटेल से रिवीजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरा लेक्चर वो अपन फुल लेक्चर वीडियो भी अपन जो कि बोर्ड पे या पीपीटी पे से मैं लेके आऊँगा दोस्तों उसका, लेकिन अभी शॉर्ट नोट से अपन रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, इंडेक्स ऑफ द वेटनेस, परसेंटेज इंडेक्स ऑफ द वेटनेस। इंडेक्स ऑफ द वेटनेस शो द लैक ऑफ रेनफॉल इन ए पर्टिकुलर ईयर। तो दोस्तों जो परसेंटेज ऑफ इंडेक्स है, दोस्तों जो परसेंटेज ऑफ इंडेक्स है वो लैक ऑफ रेनफॉल को दिखाता है कि किसी पर्टिकुलर ईयर में कितना लैक ऑफ रेनफॉल हुआ। तो दोस्तों ये लैक ऑफ रेनफॉल को दिखाता है। तो दोस्तों परसेंटेज ऑफ इंडेक्स की बात करूं मैं, परसेंटेज ऑफ इंडेक्स की बात कर दूं तो एनुअल रेनफॉल डिवाइडेड बाय द एवरेज एनुअल रेनफॉल। तो एनुअल रेनफॉल कितना हुआ और एवरेज उसका एनुअल रेनफॉल कितना था, मल्टीप्लाई बाई 100, तो परसेंटेज में अपन को इंडेक्स ऑफ द वेटनेस मिल जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों रेनफॉल एंड परसेंटेज इंडेक्स ऑफ द वेटनेस। नॉर्मल रेनफॉल अगर मेरा 100% है, मतलब कि एनुअल रेनफॉल और एवरेज रेनफॉल दोनों इक्वल है, तो देन द परसेंटेज इंडेक्स कितना हुआ 100%। तो नॉर्मल ईयर कहेंगे या नॉर्मल रेनफॉल कहेंगे। अगर गुड ईयर होगा तो गुड ईयर के लिए ग्रेटर देन 100% होगा, एंड बैड ईयर के लिए लेस देन 100% होगा। तो दोस्तों मैंने ये बताई दिया आपको कि परसेंटेज इंडेक्स ऑफ वेटनेस सो द लैक ऑफ द रेनफॉल इन ए पर्टिकुलर ईयर। अब दोस्तों डेफिशिएंसी क्या रिप्रेजेंट करती है कि कमी को, कितना रेनफॉल कम हुआ, रेनफॉल डेफिशिएंसी। तो ये दोस्तों 100 माइनस के परसेंटेज इंडेक्स ऑफ द वेटनेस, मतलब कि कितना इंडेक्स ऑफ वेटनेस था, ये परसेंटेज इंडेक्स ऑफ वेटनेस क्या करता है, लैक ऑफ द रेनफॉल 100 माइनस करेंगे तो उसमें डेफिशिएंसी शो करता है अपन को दोस्तों। तो अगर दोस्तों मेरा परसेंटेज ऑफ डेफिशिएंसी है वो किस हिसाब से अपन ने 3 कैटेगराइज किया है, लार्ज, सीरियस, डिजास्टर, डेफिशिएंसी। तो दोस्तों लार्ज अगर डेफिशिएंसी होगा तो 30 to 45% होता है, वो करेक्टराइजेशन होता है 30 to 45% उसका डेफिशिएंसी होगा तो लार्ज डेफिशिएंसी होगा, और सीरियस होगा तो 45 to 60। एंड डिजास्टर केस में क्या होता है, जो डेफिशिएंसी होता है वो ग्रेटर देन 60% होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं टाइप ऑफ द रेनफॉल। तो दोस्तों टाइप ऑफ रेनफॉल की बात आती है, तो रेनफॉल किस किस टाइप का होता है, तो दोस्तों इसमें अपन इस जगह से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहला है साइक्लोनिक एंड एंटी साइक्लोनिक। ड्यू टू द, ये किसके कारण होता है, प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है, साइक्लोनिक एंड एंटी साइक्लोनिक इन नॉर्थ हेमीस्फीयर। अगर मेरा साइक्लोनिक में क्या होता है कि जैसे कि मेरा ये नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट है, तो इन नॉर्थ हेमीस्फीयर एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ हेमीस्फीयर में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, और इन जो साइक्लोनिक होता है प्रेशर डिफरेंस होता है, और एंटी साइक्लोनिक में क्या होता है, इन साउथ हेमीस्फीयर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस तरह से ये बनता है। तो दोस्तों इसमें लो प्रेशर इन द मिड
और हाई प्रेशर इन द मिड, ये अपन को डिफरेंस है वो याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन दोस्तों किसके कारण होता है? ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, जो भी अपने के पास में जो भी टेम्परेचर डिफरेंस है उसके कारण ये होता है। तो कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन का रीजन क्या है कि टेम्परेचर का, ये मतलब कि सडनली टेम्परेचर का बढ़ना या घटना, जैसे कि साउथर्न रीजन होता है या जैसे कि वेस्ट बंगाल साइड में होता है कि कभी भी एकदम से धूप पड़ता है और तुरंत ही बरसात आने लग जाती है, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है। उसके बाद आता है दोस्तों ओरियोग्राफिक रेनफॉल। ओरियोग्राफिक रेनफॉल प्रेसिपिटेशन में क्या होता है दोस्तों कि जब जैसे कि अपने राजस्थान का एरिया है या नॉर्थर्न एरिया, हिली एरियाज है, जहाँ पे कि मानसून आते हैं और वो स्ट्राइक करते हैं किससे कि जैसे कि हिली एरियाज है, हिल है, रॉक्स है, उनसे टकराते हैं, कोल्ड बाइंड होती है और वो कूल हवा होती है वो ब्लो करती है, उसके बाद स्ट्राइक करती है और सम ऑक्सीजन लाइक रॉक देन द सच टाइप ऑफ रेनफॉल अकर। ओरियोग्राफी किसके कारण होता है कि अपना रॉक्स वगैरह से चट्टान मानसून का क्लाउड्स के उसके टकराने के कारण उसमें बरसात होता है। एग्जाम्पल ऑफ द प्रेसिपिटेशन। तो दोस्तों अब इसमें अपन को देखना है कि एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन में कि कौन कौन से टाइप से अपन का प्रेसिपिटेशन पॉसिबल है। तो दोस्तों इसमें पहला है रेनफॉल, जो अपन स्नोफॉल होता है। स्नोफॉल में क्या होता है? क्रिस्टल और द क्रिस्टल ऑफ आइस। आइस मतलब कि अपना वाटर है जो पॉइंट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, तो इसका होता है। उसके बाद आता है ड्रेजल। ड्रेजल रेन ड्रॉप होता है विद साइज इज लेस देन 0.5 mm एंड इंटेंसिटी 1 mm पर हावर। तो 1 mm पर हावर से इसका होता है रेन, तो ये ड्रेजल होता है। स्लिट फ्रीज रेन ड्रॉप। स्लिट में क्या होता है कि रेन ड्रॉप होती है वो क्या कर जाती है? फ्रीज कर जाती है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों हेल। हेल को अपन ओला कहते हैं। इसमें क्या होता है? फ्रीजन रेन ड्रॉप होते हैं और साइज़ क्या होती है? 8 mm से ज़्यादा की इसकी साइज होती है, वो ओले के रूप में गिरती है। अब टाइप ऑफ रेनफॉल एंड इंटेंसिटी। अगर मेरा दोस्तों लाइट रेनफॉल है तो 0 से लेकर के 2.5 mm पर हावर तक इसका क्या बोलते हैं अपना इंटेंसिटी होता है mm पर हावर। अगर मीडियम है तो 2.5 से 7.5 के बीच में, एंड इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन 7.5 mm हावर, तो देन द हैवी रेनफॉल को कंसिडर करते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों इस तरह से अपन ने देखा कि किस टाइप का प्रेसिपिटेशन होता है, कितना इंटेंसिटी होता है, क्या टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है। तो दोस्तों अब आगे अपन देखते हैं दोस्तों कि मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल में रेनफॉल कैसे किया जाता है और कुछ टेक्निकल टर्म के बारे में अपन डिस्कस। तो दोस्तों आगे चलते हैं अपन हेरिडिटी इंडेक्स। तो दोस्तों ये क्या करता है कि अपना मॉइस्चर कितना है उसकी डेफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है, एंड ये एग्रीकल्चर ड्रॉट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों हेरिडिटी इंडेक्स क्या होता है कि अपना मॉइस्चर कितना कंटेंट कम है और किस टाइप का ड्रॉट है, तो उसको अपन पढ़ेंगे। तो हेरिडिटी इंडेक्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखा AI। AI इज़ द रेशो ऑफ द डिफरेंस ऑफ PET माइनस के AT डिवाइडेड बाई PET मल्टीप्लाई बाई द 100 एंड PET पोटेंशियल इवोपोट्रांसपायरेशन एंड डिवाइडेड बाई द माइनस के AT डिवाइडेड बाई द PET। तो AT क्या चीज़ है? एक्चुअल इवोपोट्रांसपायरेशन, एक्चुअल में कितना इवोपोट्रांसपायरेशन होता है, और पोटेंशियली इवोपोट्रांसपायरेशन। तो परसेंटेज ऑफ हेरिडिटी इंडेक्स के हिसाब से अपन टाइप ऑफ ड्रॉट को कैसे कैटेगराइज करते हैं। अगर मेरा परसेंटेज ऑफ हेरिडिटी इंडेक्स 0 से लेकर के 25 के बीच में है, 0 to 25, देन द माइल्ड ड्रॉट, एंड इफ द हेरिडिटी इंडेक्स इज बिटवीन द 25 to 50, देन द मॉडरेट टाइप ऑफ ड्रॉट, एंड इज ग्रेटर देन 50, देन द सीवियर ड्रॉट। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि रेनफॉल इन इंडिया। इन इंडिया में मतलब जनरली किस टाइप का रेनफॉल होता है। तो दोस्तों ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। प्रेसिपिटेशन, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन होता है। इन इंडिया एनुअल एवरेज रेनफॉल 118 सेंटीमीटर, जिसको कि लगभग अगर ऑप्शन में आता है तो अपन 120 सेंटीमीटर इंडिकेट करते हैं। तो दोस्तों ये अपन को याद रखना है कि इन इंडिया में एनुअल एवरेज रेनफॉल कितना होता है? 118 या फिर 120, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आता है तो अपन उसको क्लिक करते हैं। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रेनफॉल इन इंडिया हो गया। उसके बाद में दोस्तों फॉर द कैलकुलेटिंग एनुअल एवरेज रेनफॉल द 35 ईयर रेनफॉल डाटा आर टेकन। तो दोस्तों अपन को अगर अपना एनुअल एवरेज रेनफॉल अगर लेना है अपन को, तो अपन को क्या करना पड़ता है दोस्तों? 35 ईयर का रेनफॉल डाटा टेकन करते हैं, जिससे कि एनुअल एवरेज रेनफॉल अपन कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आता है मेजरमेंट ऑफ द रेनफॉल। मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो इसमें अपन क्या यूज़ करते हैं? रेन गेज का यूज़ करते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों रेन गेज में क्या है कि रेन गेज किस किस टाइप के होते हैं, तो इसका रेन गेज का कैटेगराइज किया था रिकॉर्डिंग टाइप एंड नॉन रिकॉर्डिंग टाइप। तो दोस्तों नॉन रिकॉर्डिंग में साइमन रेन गेज होता है, मेजर एट द 8:30 AM। तो इसमें दोस्तों साइमन रेन गेज होता है वो किस टाइप का होता है, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप का होता है, और इसमें मॉर्निंग के 8:30 बजे 8:30 AM पे अपन रीडिंग नोट कर लेते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों रिकॉर्डिंग टाइप के। रिकॉर्डिंग टाइप में मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये याद रखना है अपन को, क्या मेजर किया जाता है, इंटेंसिटी मेजर किया जाता है। तो इसका टाइप है टेपिंग बकेट टाइप, वेट बकेट टाइप, नेचुरल टाइप, नेचुरल साइफन टाइप। तो दोस्तों ये क्या देते हैं अपन को, इंटेंसिटी देते हैं दोस्तों। और ये जो वेट बकेट टाइप का है जो क्या देता है अपन को, मास कर्व देता है। तो दोस्तों जितना भी वेट हुआ है उसको एक ग्राफ पे इंडिकेट करता है और अपन को एक मास से अपन को मास कर्व देता है। तो ये दोस्तों रिकॉर्डिंग टाइप, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप। और रिकॉर्डिंग टाइप में टिपिंग, वेट बकेट, नेचुरल साइफन टाइप का, और साइमन रेन गेज होता है वो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप का रेन गेज होता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं कि मेजरमेंट आल्सो डन विद द ओम्बोमीटर, ओडोमीटर, पल्वियोमीटर। तो दोस्तों इनके द्वारा भी अपन क्या करते हैं, रेनफॉल का मेजरमेंट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट बेटिंग टाइप सूटेबल फॉर द अल्काइन प्रेसिपिटेशन, रेन, स्लेट। तो जो बेट बकेट अपन ने यूज़ किया था दोस्तों, वेटिंग टाइप जो रेन गेज होता है वो सभी के लिए सूटेबल होता है। ऑल्काइन टाइप प्रेसिपिटेशन जैसे कि रेन हुआ या स्लेट हुआ, तो इन सब के लिए वैलिड होता है दोस्तों। नेचुरल साइफोन टाइप रेन गेज या फ्लोट टाइप गेज, नेचुरल साइफोन या फ्लोट टाइप रेन गेज भी कहते हैं ऐसे, इज एडोप्टेड इन इंडिया एज स्टैंडर्ड टाइप रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। तो दोस्तों अपन को याद रखना है कि नेचुरल साइफोन टाइप या फ्लोट टाइप गेज इज एडोप्टेड इन इंडिया फॉर एस्टेब्लिशिंग ऑफ रेन गेज। द मिनिमम ओपन एरिया कितना रखा जाता है दोस्तों, मिनिमम ओपन एरिया 5x5 का रखा जाता है। तो दोस्तों अपन को याद रखना है कि अपन को कहीं पे भी जैसे कि अपन को रेन गेज लगाना है, तो दोस्तों रेन गेज लगाना है तो उसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, 5.5x5.5 का एक ओपन एरिया अपन को लेना पड़ेगा। और जिससे कि क्या होता है अपन का एरर आने के चांस होते हैं वो कम हो जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए अपन को ये एरिया 5.55 मीटर बाई 5.5 मीटर का एरिया है जो एक स्क्वायर अपन को लेना पड़ता है, और वहाँ पे अपन को रेन गेज स्टेबल कर सकते हैं जिससे कि उसके इतने एरिया में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो। उसके बाद आता है दोस्तों साइमन रेन गेज होता है, उसका डायमीटर कितना होता है दोस्तों, 127 mm या /5 इंच होता है, जिसके मैक्सिमम ये साइमन रेन गेज होता है। साइमन रेन गेज दोस्तों मैंने बताया था कि नॉन रिकॉर्डिंग टाइप का है। नॉन रिकॉर्डिंग ये मैक्सिमम कहाँ पे है, इजराइल में है, और इंडिया में कितने हैं दोस्तों, 5500 है। अब दोस्तों अपन कैलकुलेशन करते हैं कि नंबर ऑफ रेन गेज, तो अपन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों ऑप्टिमम नंबर ऑफ द रेन गेज। तो n = CV डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। दोस्तों CV क्या चीज़ है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन होता है, और एप्सिलॉन क्या चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे जो CV है वो क्या चीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन। एप्सिलॉन होता है वो अलाउबल एरर होता है दोस्तों। CV वेरी करता है 15 to 70, तो CV अप्रॉक्सीमेटली 30 के अराउंड आता है। और CV वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा डिवाइडेड बाई द एक्स बार मल्टीप्लाई बाई द 100। सिग्मा बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन √(x - x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई द n-1 नंबर ऑफ द, जितना भी अपन स्टेशन यूज़ कर रहे हैं उसमें -(-1) करके, और ये फॉर्मूला से अपन सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। और x बार का समेशन ऑफ मध्य मीन यानी कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई द n। अब दोस्तों आगे चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, मिनिमम रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज इक्वल टू 10%। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार मिनिमम रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज कितना होना चाहिए, 10% होना चाहिए। और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, नई दिल्ली में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसको कि WMD या IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, जेनेवा में है। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाता है, तो अपन को इसको याद रखना है दोस्तों। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों एक आता है रेडार टेक्नोलॉजी, वर्क इन द रेंज 3 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर फॉर द रेन मेजरमेंट। तो अपन को एक रेडार टेक्नोलॉजी को भी अगर मेजरमेंट करना है रेन का, तो ये 3 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर के
इस रेंज में अपन को यूज़ कर सकते हैं इसको। 3 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर इसकी एक रेंज होती है रेडार टेक्नोलॉजी की, जिसको अपन मेजरमेंट के काम में लेते हैं। फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट एप्सिलॉन क्या होना चाहिए, शुड बी 0 एंड मिनिमम एन वैल्यू शुड बी इन्फिनिटी। मतलब कि अगर एप्सिलॉन 0 होगा सॉरी एप्सिलॉन 0 होगा तो देन नंबर ऑफ रेन गेज विल बी इन्फिनिटी। टिपिंग टाइप गेज गिव एन इलेक्ट्रॉनिक पल्स आउटपुट सो कैन मेजर फ्रॉम डिस्टेंस। तो अपन का जो टिपिंग टाइप का जो रेन गेज होता है दोस्तों, वो क्या देता है, इलेक्ट्रॉनिक पल्स का आउटपुट के फॉर्म में अपन को रिजल्ट देता है, जिससे कि अपन को कहीं पे भी किसी भी डिस्टेंस से अपन के इसमें रीडिंग ले सकते हैं। रेन गेज आल्वेज गिव्स द पॉइंट रेनफॉल नॉट एरियल रेनफॉल। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा लीजिए कि रेन गेज होता है वो ऑलवेज गिव द पॉइंट रेनफॉल नॉट एरियल रेनफॉल। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अपन स्टडी करेंगे रेन गेज डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों जो रेन गेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दोनों के द्वारा डिफरेंट एरिया में कितना कितना होता है, तो उसका अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका अपन पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों उसके अनुसार पहला फॉर फ्लैट टेम्परेट ट्रॉपिकल एंड मेडिटेरियन जोन के लिए 600 to 900 किलोमीटर स्क्वायर में अपन को एक रेन गेज इस्टेब्लिश करना होता है। दोस्तों माउंटेन रीजन होता है उसके अंदर 100 to 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में एक रेन गेज इस्टेब्लिश करना होता है। एरिड एंड पोलर रीजन होता है उसके अंदर 1500 to 10,000 किलोमीटर स्क्वायर पर वन स्टेशन। तो अपन को एक स्टेशन इतने एरिया में लगाना होता है दोस्तों। अब दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट क्या कहता है कि शुड बी वंस इन 6,000 किलोमीटर स्क्वायर पर स्टेशन होना चाहिए। मतलब कि अपन को 6,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है तो उसमें एक स्टेशन एटलीस्ट होना ही चाहिए। फिर भी इंडियन में IMD क्या बोलता है कि प्लेन एरिया के लिए वन स्टेशन 520 किलोमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इसने क्या किया 600 to 900 किलोमीटर, इंडिया ने क्या किया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ने 520 कर दिया। फॉर एलिवेशन ऑफ 100 मीटर तो 260 to 390 किलोमीटर स्क्वायर। अगर एलिवेशन 100 मीटर से ज़्यादा है तो 260 to 390 किलोमीटर स्क्वायर में एक स्टेशन अपन को इस्टेब्लिश करना होता है। उसके बाद दोस्तों अगर हैवी रेनफॉल हो रहा है, हैवी रेनफॉल और हिली रीजन होता है तो उसके लिए अपन को वन स्टेशन पर 130 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में अपन को इस्टेब्लिश करना होता है दोस्तों। तो माउंटेन रीजन के लिए, हिली एरिया के लिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ने कहा था कि 100 to 250 किलोमीटर स्क्वायर एक होना चाहिए, और जबकि ये क्या बोल रहा है इंडियन मेट्रोलॉजिकल 130 किलोमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इन चीज़ों को अपन को याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आता है दोस्तों एवरेज रेनफॉल कैलकुलेशन। तो दोस्तों अपन को जो रेनफॉल हो रहा है उसका कैलकुलेशन, अपन को एवरेज रेनफॉल कितना हो रहा है उसका कैलकुलेशन करना है। तो दोस्तों उसके लिए डिफरेंट मेथड है जिसके मैंने फॉर्मूला के रूप में शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। तो दोस्तों इनको अपन याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है दोस्तों अरिथमेटिक मीन, यानी कि P एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो P1 P2 P3 PA डिवाइडेड बाई द PN डिवाइडेड बाई द N। दोस्तों जितना भी रेनफॉल हुआ है P1 P2 टाइप में, मतलब कि ये प्रेसिपिटेशन है, कितना प्रेसिपिटेशन हुआ है डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ द स्टेशन। तो अपन को क्या करना है P एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट कर लेंगे। तो रेनफॉल, अब इसमें क्या होता है अरिथमेटिक मीन एवरेज कैलकुलेशन कर रहे हैं इस मेथड के अंदर। रेनफॉल होता है उसको क्या कंसिडर किया जाता है, रेनफॉल यूनिफॉर्म हो रहा है, एरिया ज़्यादा नहीं लिया जाता है, यानी कि एरिया नॉट लार्ज, एरिया ज़्यादा नहीं है। उसके बाद दोस्तों पॉलीगन या वेटेड एरिया पॉलीगन P एवरेज। तो इसके अंदर दोस्तों क्या करते हैं, पॉलीगन या वेटेड एरिया पॉलीगन के अंदर अपन को क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो P1 A1 प्लस के P2 E2 प्लस के P3 A3 डॉट 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 PN जितना भी है डिवाइडेड बाई द टोटल एरिया, जितने भी एरिया से हुआ है उससे अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अपने पास में एवरेज रेनफॉल आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या है दोस्तों, ये इस मेथड के अंदर रेनफॉल वेरीज एंड एरिया लार्ज, इसमें क्या कंसिडर किया जाता है कि रेनफॉल है जो वेरी कर रहा है, जबकि अरिथमेटिक मीन में क्या किया जाता है कि रेनफॉल क्या है यूनिफॉर्म है, इसमें एरिया लार्ज लिया जाता है और कैसा लिया जाता है, प्लेन लिया जाता है। टेक केयर ऑफ द रेन गेज ऑफ द आउटसाइड स्टेशन, मतलब कि जितना भी आउटसाइड स्टेशन है उसके भी, मतलब कि इसका जो एरिया है उससे जो आउटसाइड स्टेशन है उनका भी ये डाटा ले लेता है।
तो दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंट यूनिफॉर्मली डेप्थ, इक्विवेलेंट यूनिफॉर्म इक्वल टू पी एवरेज पी वन ब्रैकेट ए वन अपॉन ए प्लस के पी टू अपॉन ए क्या चीज़ है, टोटल एरिया, और जो स्टेशन लगा है उसने कितना एरिया कवर किया है, तो ये ए टू ए वन ये इस एरिया को कंसिडर करता है। तो ए एन डिवाइडेड बाई ए, इट मीन्स दिस वन इज कॉल्ड वेटेड फैक्टर। तो दोस्तों ये क्या है, वेटेड फैक्टर है। और उसके बाद में नेक्स्ट मेथड के इसको वेटेड फैक्टर के नाम से जानते हैं दोस्तों। ए वन मतलब कि किसी पर्टिकुलर रेन गेज ने कितना एरिया कवर कर रखा है डिवाइडेड बाई टोटल एरिया, इन दोनों का रेशो होता है, उसको वेटेड फैक्टर का नाम दिया जाता है। इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है दोस्तों। उसके बाद आता है आइसोहाइटल मेथड। आइसोहाइटल मेथड में यूज वेयर द रेन गेज डेंसिटी हाई एंड द मोस्ट एफिशिएंट। तो दोस्तों ये क्या है, जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, हाई है, उस जगह अपन आइसोहाइटल मेथड काम में लेते हैं। और ये क्या है, मोस्ट एफिशिएंट मेथड है। इक्विवेलेंट यूनिफॉर्मली डेप्थ के अंदर क्या होता है दोस्तों, ए नोड, मतलब कि इस तरह से इसने एक एरिया को डिवाइड किया है जिसमें कि ए नोड इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए नोड मल्टीप्लाई बाई द पी वन, इस जगह जो कितना प्रेसिपिटेशन हुआ, प्लस पी वन प्लस पी टू डिवाइडेड बाई द टू, पी वन प्लस पी टू डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई बाई द ए वन, तो ये ए वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉट 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 करके और डिवाइडेड बाई द टोटल एरिया से करेंगे। तो ये आइसोहाइटल मेथड के अंदर कितना एवरेज आएगा, इसको ईयूडी यानी कि इक्विवेलेंट यूनिफॉर्म डेप्थ से रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद दोस्तों आता है इनवर्स डिस्टेंस मेथड। तो इनवर्स डिस्टेंस वेटेज मेथड में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन एट द अनगेज पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो मतलब कि अपन को क्या निकालना है दोस्तों, प्रेसिपिटेशन निकालना है और अनगेज्ड पॉइंट पे निकालना है। तो इनवर्सली होता है मतलब कि तो वो क्या होता है, अनगेज्ड पॉइंट है उस पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो दोस्तों यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/d² समीशन i = 1 से लेकर के n तक पी आई डिवाइडेड बाई द डी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ i = 1 से लेकर के n तक 1/di का स्क्वायर। अब दोस्तों कुछ टेक्निकल टर्म है, इनका अपन थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे है आइसोहाइट। आइसोहाइट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, आइसोहाइट रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल रेनफॉल मैग्नीट्यूड। मतलब कि अपना जो इक्वल रेनफॉल जहाँ जहाँ पे हुआ, जैसे कि ये मेरा यहाँ इस पॉइंट पे इक्वल रेनफॉल हुआ, तो इन सबको मिलाने पर एक जो लाइन बनती है वो आइसोहाइट लाइन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जैसे कि मेरा ये पॉइंट इन पे सब पे इक्वल रेनफॉल हुआ है, तो मैंने इन सब रेनफॉल मैग्नीट्यूड। अब आता है दोस्तों आइसोप्लेट। आइसोप्लेट क्या होता है, ज्वाइन द पॉइंट ऑफ इक्वल इवोपोट्रांसफरेशन पॉइंट लाइन कॉल्ड द आइसोप्लेट लाइन। आइसोप्लेट इक्वल इवोपोट्रांसफरेशन होता है, कोई भी पॉइंट है उस पर इक्वल इवोपोट्रांसफरेशन होता है, तो उसको ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, आइसोप्लेट लाइन। और आइसोहाइट लाइन क्या होती है, इक्वल रेनफॉल मैग्नीट्यूड। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों आइसोक्रोन। आइसोक्रोन लाइन क्या होती है, लाइन विच ज्वाइन द पॉइंट who reach at the same time at the outlet of any field called the isochron। मतलब कि दोस्तों जैसे कि ये मेरा आउटलेट है, इस जगह का ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया है। अब दोस्तों लाइन विच जॉइन द पॉइंट who reach at the same time at the outlet, मतलब कि ऐसे ऐसे ये पॉइंटों को तो दोस्तों यहाँ पे ये ऐसे भी हो सकता है। तो एक लाइन ये थी, एक मेरी लाइन ये थी, दूसरी लाइन ये थी। तो दोस्तों वो आइसोक्रोन लाइन वो होती है जो हु रीच एट द सेम टाइम एट द आउटलेट एनी फील्ड कॉल्ड द स्क्रीन। मतलब कि यहाँ से मेरा एक लाइन हुआ, वाटर का ऐसे फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो होकर के ये मेरा फील्ड का ये आउटलेट था। इस आउटलेट पे जो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो सेम टाइम पे पहुँचती है, लाइन विच ज्वाइन द पॉइंट हु रीच एट सेम टाइम। मतलब अपन को ये लाइन मिलाया, तो वो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जैसे कि सेम टाइम पे मिल रहा है, सेम टाइम पे आउटलेट पे पहुंच रहा है, तो वो लाइन क्या कहलाती है, आइसोक्रोन लाइन कहलाती है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले लेक्चर में हम इवेपोरेशन मेजरमेंट का कैलकुलेशन करेंगे। तो दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए
एंड लाइक करिए, शेयर करिए एंड अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको मेरे वीडियो नए नए जो भी मैं टॉपिक का वीडियो ऐड करता हूँ टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग से, तो दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उनका बेनिफिट उठा सके। तो दोस्तों अभी भी आरपीएससी में एसीएफ का एग्ज़ाम आ रहा है, उसके लिए बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। शॉर्टली आपको रिवीजन होगा और इसका पीडीएफ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर उमेद को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे अपने सब्सक्रिप्शन से मोटिवेशन दीजिए, जिससे कि मैं वीडियो लेक्चर ला सकूँ धीरे धीरे शॉर्ट नोट्स के थ्रू। ठीक है दोस्तों, थैंक्स, ऑल द बेस्ट, कंटिन्यू योर पेशेंस एंड कंटिन्यू योर study to achieve your goal. Thanks दोस्त, बाय, गुड नाइट।